नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज शुरू करता हूं ईओडी क्रेन का, जो कल पिछले क्लास में मैंने आप लोगों का क्रॉस टेबल का पावर डायग्राम बताया था। जी हाँ दोस्तों, चलिए उसी क्रॉस टेबल का आज हम जानेंगे कंट्रोलिंग डायग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोलिंग डायग्राम क्रॉस टेबल, ईओडी क्रेन में जो क्रॉस टेबल लगी हुई है उसकी कंट्रोलिंग डायग्राम जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ओके दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बताता हूं। कोई भी सर्किट बिना प्रोटेक्शन का हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे ये क्रेन लगी हुई है, इस तरह से क्रेन है, ऐसे क्रेन जा रही है, ऐसे क्रेन जा रही है। इसके ऊपर में क्रॉस टेबल लगी हुई है, इसके ऊपर में क्रॉस टेबल लगी हुई है। क्रॉस टेबल का काम क्या है? लेफ्ट राइट मूव करना। ओके, यहां पर स्टॉपर लगा हुआ रहता है, दोनों साइड यहां पर स्टॉपर लगा हुआ रहता है। ओके, स्टॉपर इसलिए लगा रहता है कि बाय चांस हमारे जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली है सपोज, या दो व्हील लगा हुआ है यहाँ पर, ये ट्रॉली है, ट्रॉली यदि उधर जाएगी तो स्टॉपर में जाके स्टॉप करेगी, लेफ्ट आएगी तो इस स्टॉपर में जाकर ब्रेक करेगी। ये मैकेनिकल सेफ्टी दिया गया। ये क्या दिया गया? मैकेनिकल सेफ्टी दिया गया। बट हमको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का भी जरूरी है। ओके ना दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो लिमिट स्विच लगाते हैं, यहाँ पर एक स्टॉपर बनाते हैं, इस तरह से स्टॉपर बनाते हैं। ओके, इस तरह से स्टॉपर बनाते हैं, इसमें लिमिट स्विच लगाते हैं। ओके, ये राइट लिमिट स्विच, ये लेफ्ट लिमिट स्विच। जब हमारा क्रॉस टेबल राइट को मूव करती है तो ये लिमिट स्विच जाके क्या करती है? कटअप करती है, लिमिट स्विच को कटअप करती है। लिमिट स्विच जैसे ही कटअप होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हो जाती है, जिससे क्रॉस टेबल चलना बंद हो जाता है। सेम कंडीशन लेफ्ट साइड में भी अप्लाई होता है। लेफ्ट साइड में जैसे ये ट्रॉली क्रॉस टेबल लेफ्ट साइड में आती है तो लेफ्ट साइड का लिमिट स्विच कटअप हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑन कमांड मिल रहा है वो ऑफ हो जाता है। ओके दोस्तों, जिससे क्रॉस टेबल बंद हो जाता है। तो ये दो लिमिट स्विच हम क्रॉस टेबल में प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, ताकि हमारा क्रॉस टेबल गिर ना जाए, ऊपर से नीचे गिर ना जाए। आप जानते हैं दोस्तों इसकी सर्किट के बारे में, डीपली में जानते हैं इसकी सर्किट के बारे में। ईओडी क्रेन सीटी कंट्रोल डायग्राम। ओके दोस्तों, ईओडी क्रेन सीटी कंट्रोल डायग्राम। ओके, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर रहता है तो उसका कंट्रोल रहेगा, और इसके साथ क्या रहता है? ईओडी क्रेन में इंडक्शन स्लिपिंग मोटर है, उसके साथ स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में मेन वेस्ट ऑक्सिलरी वेस्ट में बताया था। सेम कंडीशन, सेम सर्किट इसमें भी अप्लाई होगा, बट यहाँ पर क्या होता है, दो लिमिट स्विच हम लगाते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो मूव करती है क्रॉस टेबल, उसके प्रोटेक्शन के लिए। ओके दोस्तों, 220 कंट्रोलिंग सप्लाई, जो न्यूट्रल क्या है दोस्तों, डायरेक्ट चली जाएगी, न्यूट्रल डायरेक्ट चली जाएगी। ओके दोस्तों, फेज सप्लाई हम कहां से लेंगे? एमसीबी में डालेंगे, फेज सप्लाई एमसीबी में डालेंगे। एमसीबी से जो निकली सप्लाई वो कहां चली जाएगी? ओवरलोड प्रोटेक्शन में, जो मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है, मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। ओके दोस्तों, ये सप्लाई जो निकला, ओवरलोड आउटपुट से जो सप्लाई निकला, वो सप्लाई कहां चला जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट लिमिट स्विच में डालेंगे, दो लिमिट स्विच में, जो फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच है उसमें डालेंगे। ओके, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का लिमिट स्विच में डालेंगे सप्लाई, और ये सप्लाई निकल के सीधा कहां चली जाएगी? मास्टर कंट्रोलर में, मास्टर कंट्रोलर के माइक्रो स्विच में। मैंने पिछले डायग्राम में आप लोगों को मास्टर कंट्रोल का सिंबल बताया था। मास्टर कंट्रोल का सिंबल किस बेसिस से हमको ये इंडिकेट करती है कि हमारा कौन सा कमांड, ये सपोज आपको कमेंट करती है तो ये फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का कमांड है। ये आप में डार्क है, मतलब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का
ऑन कमांड है। ओके, यहां से सप्लाई सीधा निकली, कहां चली जाएगी, इंटरलॉकिंग देना है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है तो इंटरलॉकिंग देना है, ये सप्लाई चली जाएगी रिवर्स के एनसी में। ओके, रिवर्स के एनसी से निकलकर कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 के कॉइल में, न्यूट्रल डायरेक्ट। कोई बंदा इलेक्ट्रिकल में क्या करता है दोस्तों, न्यूट्रल में भी लिमिट स्विच लगा देता है। आप लगा सकते हैं न्यूट्रल में लिमिट स्विच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे सर्किट डायग्राम आप उठा के देख लीजिए। यहाँ क्या करता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, न्यूट्रल जो जाएगा भाया लिमिट स्विच होते हुए जाएगा, तो ऑटोमेटिक न्यूट्रल कट जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, फेज में ही लगा दिया। फेज में इसलिए मैं बार बार को मैं बताता हूं लगाने के लिए कि ताकि सर्किट यदि ब्रेक हो तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा कोई भी प्रोटेक्शन आप लगाइए, कुछ भी कीजिए, सीरीज करके कहीं से भी लेके आइए तो हमेशा फेज को इंडिकेट कीजिए, ताकि आपको टेस्टर से भी आप कहीं पर सप्लाई को चेक करके अपना ब्रेकडाउन जो सिस्टम हुआ है उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए मैं सब समय कोई भी प्रोटेक्शन स्विच, कोई भी सेंसर या कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं फेज में लगाने का। आप न्यूट्रल में भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा हो गया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड मिल गया। ओके दोस्तों, अब यहां से ओवरलोड क्या, यहां से एक सप्लाई लेंगे, सेम फंडा एक लिमिट स्विच में डालेंगे। कौन सा लिमिट स्विच में, रिवर्स लिमिट स्विच में डालेंगे। रिवर्स लिमिट स्विच। ओके, यहां से निकला सीधा माइक्रो स्विच में डालेंगे। ये नीचे में डाल के क्या क्या दर्शाता है दोस्तों, क्या इंडिकेट करता है कि ये रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन कमांड मिलेगा। ओके, यहां से जो सप्लाई निकला, फीडबैक जो निकला सप्लाई, ये सप्लाई चला जाएगा इंटरलॉकिंग होते हुए। किसके साथ इंटरलॉकिंग करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के साथ, फॉरवर्ड के एनसी में डालेंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी एडन ब्लॉक, ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक में डालेंगे। यहां से हमको ऑलरेडी सप्लाई मिल गया। ये सप्लाई कहां चली जाएगी, ये सप्लाई चली जाएगी हमको रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में, न्यूट्रल डायरेक्ट। ओके दोस्तों, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, ये रिवर्स कॉन्टेक्टर हो गया। ओके, क्रॉस टेबल में भी ब्रेक लगा हुआ है, ड्रम के साथ ब्रेक लगा हुआ है, ताकि इस क्रॉस टेबल को जैसे हम सर्किट को ऑफ करें, मेरा क्रॉस टेबल ब्रेक हो जाए, बंद हो जाए। ओके, तो ब्रेक लगा हुआ है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे मैंने मेन होस्ट ऑक्सिलरी होस्ट में बताया था, इस दोनों के कमांड से एक वायर लाना है माइक्रो स्विच के कहां से, माइक्रो स्विच के आउटपुट से 2 वायर लेके आना है। ओके, यहां से माइक्रो स्विच जहां A1 कॉइल डाला हूं, वहां से एक वायर लाना है पैरेलल में, यहां से एक वायर लाना है पैरेलल में, और नीचे में क्या करना है, दोनों कॉन्टेक्टर का एक एनो एडन ब्लॉक, ऑक्सिलरी एडन ब्लॉक लगा देना है। और नीचे में दोनों एडन ब्लॉक को निचला हिस्सा जो आउटपुट हिस्सा है उसको शॉर्ट कर देना है। ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 से एक वायर लाया, रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 से एक वायर लाया, कहां डाला दोस्तों, दोनों कॉन्टेक्टर का एनो एडन ब्लॉक में डाला। उसके आउटपुट में एक वायर से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करके यहां से एक वायर निकाला, यहां पर मैंने क्या लगाया, ब्रेक कॉन्टेक्टर, न्यूट्रल डायरेक्ट किया, ब्रेक कॉन्टेक्टर P1। ओके दोस्तों, दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा ब्रेक ऑन करेगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन होगा और हमारा सर्किट स्मूथली रन करेगा। ये हो गया फॉरवर्ड रिवर्स का पावर डायग्राम। अब आते हैं दोस्तों स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर, जो हमारा इंडक्शन स्लीपिंग मोटर है, रोटर में जो लगा हुआ है, रोटर में जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, उसको क्या करने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस को हम बाईपास करेंगे। किसके द्वारा, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के द्वारा, स्टेप बाय रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के द्वारा। स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगी और हमारा आस्ते आस्ते मोटर रेजिस्टेंस बॉक्स बाईपास होगा, हमारा मोटर स्पीड में रन करना स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो उसका कनेक्शन कैसे होता है, देखिए दोस्तों, उसका भी कनेक्शन हमारा जैसे कि मैंने बताया था कि मास्टर कंट्रोलर द्वारा होगा। ओके, तो मास्टर कंट्रोलर द्वारा कैसे होगा, ये जो आउटपुट ओवरलोड से जो सप्लाई निकला है, यही सप्लाई को सीधा ले लेना है, ओवरलोड के आउटपुट को ही सप्लाई को कॉमन रखकर हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये सप्लाई में क्या करता हूं, यहां सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूं, ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो में डालता हूं। इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था
कि ताकि हम सपोज 1 नंबर गियर में चला रहे हैं, मेरा सर्किट क्लोज है, मेरा मोटर तो चल रहा है बट स्पीड कम है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो बाय चांस यदि हमारा ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता है तो क्या होगा, मोटर को घूमने नहीं देगा। ड्रम के साथ जो ब्रेक शू लगा हुआ है उसमें स्मोक स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो से ऑन कमांड किसको देते हैं, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को देते हैं। ओके, जब तक ब्रेक कॉन्टेक्टर हमारा ऑन ना हो, हमारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, और रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा, मेरा मोटर का स्पीड क्या होगा दोस्तों, हाई नहीं होगा। कम स्पीड में घूमेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा बट उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख कर ही ब्रेक कॉन्टेक्टर के एनो से, B1 कॉन्टेक्टर के एनो से मैंने क्या लिया, कॉमन सप्लाई लिया। किसका कॉमन सप्लाई लिया दोस्तों, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर के ऑन कमांड को। अब ये जो ऑन कमांड हमको यहां से मिला, ये कहां जाएगी, मास्टर कंट्रोलर में जाएगी। मास्टर कंट्रोलर में मैंने जो माइक्रो स्विच लगा के रखा हूं, उस माइक्रो स्विच में जाएगा दोस्तों। माइक्रो स्विच जो दोनों तरफ ऑन कमांड को दर्शाती है, इस तरह से कुछ इंडिकेट रहेगा आपको सर्किट डायग्राम में। ओके दोस्तों, इस तरह से कुछ इंडिकेट रहेगा सर्किट डायग्राम में। आप सर्किट डायग्राम को उठा के देख लीजिए। यहां से जो कमांड मिलेगा वो कहां जाएगा दोस्तों, यहां से जो कमांड मिलेगा वो सीधा चला जाएगा, सीधा कहां जाएगा दोस्तों, टाइमर में। अब यहां पर मैं एक T1 टाइमर सबसे पहले लगाऊंगा। ओके दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, समझाता हूं। T1 टाइमर सबसे पहले लगाऊंगा। T1 टाइमर कहां से आएगा, T1 टाइमर, ये दोनों कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड रिवर्स पावर कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, दोनों में से कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो T1 कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगी। बट ये किस टाइप की टाइमर है दोस्तों, ऑन डिले टाइमर है। सपोज मैंने यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम सेट करके रखा हूं, तो 10 सेकेंड के बाद कमांड मिल चुकी है, बट 10 सेकेंड के बाद ही यह एक्टिव होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर किसका कनेक्शन कैसे होगा, इसका कनेक्शन होगा दोस्तों, ये दोनों माइक्रो स्विच जो आउटपुट से है, ये सप्लाई जो है, ये सप्लाई यहां से निकलेगी। ओके, इसके ऑन कमांड से एक सप्लाई निकलेगी और इसके ऑन कमांड से एक सप्लाई निकलेगी। सेम फंडा अप्लाई करेंगे, जैसे ब्रेक कॉन्टेक्टर में जो फंडा अप्लाई किया वही फंडा इसमें भी अप्लाई करेंगे। ओके, यहां से एक एनोएडन ब्लॉक लेंगे, किसका, रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनोएडन ब्लॉक, नीचे शॉर्ट कर देंगे। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एक एनोएडन ब्लॉक, नीचे एक वायर लगाएंगे, वायर लगाकर T1 टाइमर को सप्लाई दे देंगे। ये हो गया मेरा T1 टाइमर। ओके, T1 टाइमर। ओके, न्यूट्रल डायरेक्ट, A1 A2, ये हो गया टाइमर। फॉरवर्ड रिवर्स पावर कॉन्टेक्टर, जैसे ही दोनों में से कोई एक कॉन्टेक्टर ऑन होगी तो हमारा T1 टाइमर को सप्लाई मिल जाएगा। मैंने यहाँ 10 सेकेंड टाइम सेट करके रखा हूं, 10 सेकेंड के बाद ये टाइमर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों स्टेप रेजिस्टेंस के बारे में। स्टेप रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर एक माइक्रो स्विच डाला। स्टेप रेजिस्टेंस का ऑन कमांड कहां से हमको मिल रहा है, ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। ब्रेक कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो उसका एनो क्या होगा, NC होगा। NC जैसे होगा सप्लाई हमको यहाँ मिल जाएगी। सप्लाई मिल जाएगी तो ये सप्लाई कहां मैंने डाल रहा हूं, मास्टर कंट्रोलर के माइक्रो स्विच में। ओके, यहां से सप्लाई निकली, ये सप्लाई सीधा कहां चली जाएगी, T1 टाइमर के एनो में। ओके, डायरेक्ट नहीं देना है रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को, T1 टाइमर के एनो में। T1 टाइमर के एनो में। ओके, T1 टाइमर के एनो में, एनो से जो सप्लाई निकलेगी वो सप्लाई कहां चली जाएगी दोस्तों, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1, A1 A2 R1। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई भी एक कॉन्टेक्टर, पावर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, एक कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ टाइमर 1 को सप्लाई मिल चुका है, बट मैंने 10 सेकेंड टाइम सेट करके रखा हूं। 10 सेकेंड के बाद ही ये ऑन डिले टाइमर अपना काम करना शुरू करेगा। ओके, 10 सेकेंड के बाद सपोज जो हमारा ऑपरेटर है 2 नंबर गियर, ये हमारा एक नंबर गियर है, ये 2 नंबर गियर हो गया। मास्टर कंट्रोलर का 2 नंबर गियर सपोज डाल के रखा है, तो 10 सेकेंड के बाद ही यहाँ का रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन होगा। क्यों ऑन होगा,
क्योंकि हमारा मोटर का जो फंडा है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत ही हाई होता है, इसीलिए इसको आस्ते आस्ते स्पीड करेंगे। यदि एक ही साथ यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए, रेजिस्टेंस बॉक्स को शॉर्ट कर दिया जाए, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए 10 गुना हाई हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इसका ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा, या सर्किट का फ्यूज मार देगा, या एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा, मोटर को चलने नहीं देगा। यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पर टाइमर लगाकर हम रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर को सप्लाई देते हैं, ताकि ऑपरेटर चाह कर भी 5 नंबर गियर में एट ए टाइम डालकर सर्किट को ऑन ना कर सके। यही कारण है 10 सेकंड मैंने टाइम सेट कर दिया हूं। 10 सेकंड के बाद इस T1 टाइमर का जो एनो है 10 सेकंड के बाद एक्टिव हुआ। एक्टिव जैसे ही हुआ दोस्तों, ये एनसी हो गया। एनसी हुआ, 2 नंबर गियर में डाल के रखा हूं, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन हो गया, मोटर का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर से जो सप्लाई आई है A1 से, यहां मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 का एनो लूंगा। ओके, R1 का एनो लूंगा। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा, टाइमर T को सप्लाई मिल जाएगा। टाइमर T2, यहां पर मैं दूसरा टाइमर लगाऊंगा, टाइमर T2 को सप्लाई मिल जाएगा। ओके, ओके, मैंने यहां हम सपोज 15 सेकेंड टाइम सेट करके रखा हूं। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 ऑन हो गया। अब हमको ऑन करवाना है रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2। माइक्रो स्विच में डाला। ये क्या है दोस्तों, माइक्रो स्विच है। ओके, माइक्रो स्विच है, ये सब मास्टर कंट्रोलर का माइक्रो स्विच है। ओके, यहां से सप्लाई जाएगा। ये सप्लाई कहां जाएगी, टाइमर T2 के एनो में, टाइमर T2 के एनो में, T2 के एनो में। ओके, टाइमर T2 के एनो से निकलकर सप्लाई कहां जाएगी, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर A1 A2 न्यूट्रल डायरेक्ट। रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 में, जैसे गियर 3 में मैंने रखा, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 1 है तो उसका एनो क्या है, एनसीओ में बैठा हुआ है। टाइमर T2 में सप्लाई तो मिल गया, दूसरा टाइमर में सप्लाई तो मिल गया। 15 सेकंड टाइम सेटिंग है, पर 15 सेकंड के बाद ही इस टाइमर T2 का एनो एनसी हुआ, टाइमर T2 का एनो एनसी हुआ। अब जैसे ही एनसी हुआ तो हमारा यहां से सप्लाई मिल गया, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 ऑन हो गया। अब रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 2 जैसे ही ऑन हुआ, इसके साथ ही साथ टाइमर 3 को भी सप्लाई मिल गया दोस्तों, टाइमर 3 को भी सप्लाई मिल गया, T3 A1 A2 इसके एनो से, इसके एनो से, R2 के एनो से। ओके, न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया, A1 A2। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, स्टेप 4 में लेके जाना है। सेम फंडा, सेम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, सेम फंडा सेम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे दोस्तों। यहां मैंने एक माइक्रो स्विच लगाया, यहां से मैंने सप्लाई डाला, कहां डालूंगा, टाइमर 3 के एनो में। सेम फंडा अप्लाई करना है, यहां से सीधा सप्लाई आएगी, चली जाएगी रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर 3 में, न्यूट्रल डायरेक्ट A1 A2। बस स्टेप 3। नॉर्मली सीटी में क्या होता है, 1 2 3 ये 4 3 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर रहता है। ओके, छोटा मोटा रहता है, तो ये 3 रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर R3 ऑन हो गया। एंडिंग में जाकर फुल्ली रेजिस्टेंस बॉक्स को बाईपास कर दिया, मोटर मेरा हाई स्पीड में चलना स्टार्ट किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। मैं आशा के साथ कहता हूं, उम्मीद के साथ कहता हूं, ये वीडियो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और यदि नहीं भी समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक बार समझाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।